डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किक योर एग्जाम पर स्वागत है। मैं मनीष कुमार। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का विषय हिस्ट्री अर्थात इतिहास से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आए हैं। यह क्लास 12th का पहला वीडियो है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला जो चैप्टर है ईट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इसमें शामिल करेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। प्रश्न संख्या चौथा, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 6, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कांस युग की। प्रश्न संख्या 7 देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। 8वां प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? अर्थात किस धातु का उस समय तक खोज नहीं हो पाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोहा। सिंधु घाटी निवासियों को लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। 11 प्रश्न देखिए, 11 नंबर, लोथल स्थित है। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 12, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण, हल मतलब जो खेत की जुताई होता है उसे हल कहते हैं। जो खेत जिस यंत्र से खेत की जुताई होता है उसे हल कहते हैं। तो हल का प्रमाण कहाँ मिले, यानी साक्ष्य कहाँ मिले? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा में हल का प्रमाण मिला था। प्रश्न संख्या 13, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का नगर था जो 2 स्तरीय था। हड़प्पा सागर। ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? तो जो विकास हुआ वो सिंधु के मैदान में हुआ था। सिंधु एक नदी है और उसी के मैदान में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15,
हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, मैंने हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की? तो हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किया ऑप्शन नंबर ए सर जॉन मार्शल और ऑप्शन नंबर सी मार्टिमर हिलर ने। मार्टिमर हिलर ने दोनों मिलकर हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की खुदाई किए। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। प्रश्न संख्या 17, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो हड़प्पा का उत्खनन किया ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। प्रश्न संख्या 18 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियां, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियां नृत्य की मुद्रा मैंने नाचते हुए मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस मूर्ति प्राप्त हुई। यह मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये जो मूर्ति प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर, निम्न में किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों के बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है? मतलब कहाँ पे मनके बनाने की कारखाने मिले? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चहुंदरों में मनकों के बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। अगला प्रश्न देखिए, 20वां, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई। ये बनी होती थी, अर्थात जो मुहरें जो बनी हुई थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेल खड़ी की। किसकी बनी हुई थी? सेल खड़ी की बनी हुई थी। 21वां नंबर प्रश्न है, निम्न किस स्थल में खाचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? खाचेदार मतलब हुआ जूते हुए खेत के साथ मिले हैं। तो हमें हल मिला था कालीबंगा से, तो जूते हुए खेत अर्थात खाचेदार खेत का विसाच कहाँ से मिला था? ये मिलेगा हमको कालीबंगा से। कहाँ से मिलेगा? कालीबंगा से मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22, हड़प्पा वासियों के द्वारा किस फसलें थी? मतलब हुआ इसका प्रश्न का मतलब हुआ कि हड़प्पा वासियों के द्वारा किस फसल का उत्पादन किया जाता था या किस फसल को वो उगाते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं जौ तिल। गेहूं जौ तिल हड़प्पा वासियों के द्वारा उगाई जाने वाली फसलें थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चौकोर प्रकार के होते थे। कैसे होते थे? चौकोर प्रकार के होते थे। प्रश्न संख्या 24, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा निवासी मातृ देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25, हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर है उत्तर दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी उत्तर दक्षिण। प्रश्न संख्या 24 को देखिए, प्रश्न संख्या 26 देखिए, 26 प्रश्न कह रहा है हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान में स्थित है। अभी पाकिस्तान में हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो वर्तमान समय पाकिस्तान में स्थित है। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त आवतल चक्की पर किस पुराविद किसने
प्रकाश डाला? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनरेस्ट मैकेने। अनरेस्ट मैकेने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर बी, सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, सिंधी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया? ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा में। कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन करवाया। प्रश्न संख्या 31 देखिए, निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? उन्हें सबसे अधिक पूजे जाते थे। तो उस समय इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिव की। सैंधव सभ्यता में हिंदू देवी देवताओं में शिव की पूजा सबसे अधिक होती थी। 32 नंबर प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। लेकिन मानी किसके समकालीन जाती है? चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33। वनवाली किस राज्य में स्थित है? वनवाली किस राज्य में स्थित है? तो वनवाली हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, साहित्य को पुरातत्व के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष। भग्नावशेष मतलब होता है जो भी इमारतें गिरे हुए हैं या जो भी अंदर से जो प्राप्त हुआ है वो भग्नावशेष कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 35। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की यानी किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? हड़प्पा सभ्यता में कैसा प्रशासन था? तो हड़प्पा सभ्यता में ऑप्शन नंबर सी, नगरपालिका जैसा प्रशासन था। 37 नंबर प्रश्न देखिए, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1921 में दयाराम शाहनी ने। अगला प्रश्न देखिए, 38। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किसके किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमोत्तर। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमोत्तर। प्रश्न संख्या 41 देखिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल है जो भोगवा नदी, इसको भगवा नदी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंध के किनारे मोहनजोदड़ो, रावी के किनारे हड़प्पा स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 42 नंबर। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था? सिंधु सभ्यता में जो मुहर बनता था वो सिलखरी का बनता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, अब ये दूसरा भाग है
दूसरा भाग इसका है, दूसरा कला है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे आप शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी, यानी मुद्रा राक्षस किसने लिखी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाख दत्त हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद वेदों की संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और उन्हें भारतीय शासक में नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मगध। ऑप्शन नंबर ए, मगध। प्रश्न संख्या 6 देखिए, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी, 13वां अभिलेख। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 7, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि कब हुई? राज्यारोहण तिथि यानी राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। 8वां प्रश्न देखिए, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने धम्म महापात्रों को नियुक्त किया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। प्रश्न संख्या 10, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के रूप के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थे। किसने किए थे? हरिसेन ने किए थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, मौर्य कालीन टकसाल का प्रधान कौन था? जहाँ टकसाल, जहाँ से सिक्का की ढलाई होती थी, उसके प्रधान कौन था? तो इसके प्रधान को कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लक्षणाध्यक्ष। प्रश्न संख्या 13 देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो राजतरंगिणी के लेखक होंगे ऑप्शन नंबर डी, कल्हण। ऑप्शन नंबर डी, कल्हण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इन सभी प्रश्नों को एक अच्छी तरह से पढ़िएगा जरूर। अगला प्रश्न देखिए 14, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र और इंडिका से।
15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो अर्थशास्त्र की जो रचना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। 16 नंबर प्रश्न देखिए, पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर सी होगा प्राग मौर्य काल की। प्राग मौर्य काल की। ऑप्शन नंबर सी। 17वां नंबर प्रश्न को देखिए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? कौटिल्य। 18 नंबर प्रश्न देखिए, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार का जो संबंध है, ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश से है। ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश से है। 19वां नंबर प्रश्न को देखिए आप। 19वां नंबर प्रश्न है, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गण संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? बज्जी को गण संघ कहा गया है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए, जहां लोग मवेशी रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न को देखिए, 21वां प्रश्न है, पांच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पांच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? तो पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी और तांबा दोनों के बने हुए होते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। 22वां नंबर प्रश्न को देखिए, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुई? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुई? तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 23वां, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन के द्वारा। किसने स्थापना की थी? उदयन ने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 24, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका का रचना की थे ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने। अब अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? कौटिल्य थे। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखिए, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो नया सिद्धांत जोड़े थे ब्रह्म वर्चस्व। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म वर्चस्व। अगला है प्रश्न संख्या 27, कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न 28वां, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अगला प्रश्न 29 नंबर देखिए, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदमन ने। ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदमन ने। 31 नंबर प्रश्न को देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना
उदयन ने किस नदी के संगम पर किया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पे करवाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी। तीनों नदी के संगम पे ही उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करवाया। अगला प्रश्न है 32 नंबर। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? यानी हुनों को सर्वप्रथम किसने परास्त किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। अब भारत का समुद्रगुप्त किसे था? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। अब 34 नंबर प्रश्न को देखिए। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 35। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख का प्रमाण किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन काल में भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख का प्रमाण मिला है। 36 नंबर प्रश्न देखिए। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरन अभिलेख यानी सागर अभिलेख। ये सती प्रथा में होता था कि अगर किसी भी महिला का अगर पति का देहांत हो जाता था, उसमें पत्नी भी उसी अग्निकुंड में अपने आप को जला लेती थी। इसी को हम सती प्रथा कहते थे। अब प्रश्न संख्या 37 को देखिए। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया? किस विद्वान ने मात्र अशोक का अभिलेख को देखकर ही उसने अशोक के बारे में इतिहास लिखा? तो वे थे ऑप्शन नंबर डी होगा, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। 39 नंबर प्रश्न को देखिए। मौर्य काल का निम्न में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी, स्तंभ। अगला प्रश्न संख्या 40 है। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फहियान। ऑप्शन नंबर बी कौन था? फहियान। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 41। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा है। 42 नंबर प्रश्न को देखिए। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। तो समुद्रगुप्त की जो जानकारी होती है ऑप्शन नंबर ई, प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति थे जिसको किसने लिखा? हरिसेन ने। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा। किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। 43 नंबर प्रश्न है। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 44। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन हैं?
तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए कालिदास। अब देखिए कौटिल्य ने क्या लिखे थे, कौटिल्य ने लिखे थे अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। इसी तरह से जब भी ऑप्शन आए आपके साथ अर्थशास्त्र, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए 45। प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की, मैंने अभिलेख का शुरुआत किस शासक ने किया, तो ऑप्शन नंबर बी अशोक ने अभिलेख की शुरुआत की। अशोक के साथ कलिंग युद्ध जुड़ा हुआ है जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसने कलिंग के बारे में इसके 13वें अभिलेख में हमें अशोक के 13वें अभिलेख में प्राप्त होता है। 46 नंबर प्रश्न देखिए, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 47। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया। जब मेगास्थनीज भारत आए थे तो उसने भारत को कितने वर्गों में विभक्त किया, तो भारत के समाज को 7 वर्गों में विभक्त किए। कितने वर्गों में विभक्त किए, 7 वर्गों में विभक्त किए। अगला है प्रश्न संख्या 48। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया, किस राजवंश ने निर्मित किया, तो एलोरा का निर्माण किया था राष्ट्रकूट ने। किसने, राष्ट्रकूट ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितना है, 18। अगला प्रश्न देखिए 50वां नंबर, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, ए पाकिस्तान में स्थित था। अविभाजित भारत में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत में स्थित था, लेकिन वर्तमान में कहाँ स्थित है, ये तक्षशिला में ही स्थित है। अगला है प्रश्न संख्या 41। धर्म की शुरुआत किसने की, तो धर्म की शुरुआत ऑप्शन नंबर सी अशोक ने किया। किसने किया, अशोक ने किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तीसरा चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। चलिए इससे संबंधित हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पांडव ने। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो पांडव और कौरवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडव को क्या रहे थे, विजय हुए थे। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, तो गंगा पुत्र कहा जाता था भीष्म को। भीष्म पितामह को क्या कहा जाता था, गंगा पुत्र कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो महाभारत की युद्ध 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर सी 18 दिन। अगला देखिए प्रश्न संख्या चौथा, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो महाभारत की रचना हुई थी जो संस्कृत भाषा में हुई थी, जिसके लेखक थे महर्षि वेदव्यास। जिसके लेखक कौन थे, महर्षि वेदव्यास। देखिए अगला 5वां प्रश्न को देखिए, महाभारत किसने लिखा, महाभारत किसने लिखा, तो ऑप्शन नंबर डी महर्षि वेदव्यास ने। किस भाषा में लिखे, तो संस्कृत भाषा में लिखे। छठा प्रश्न को देखिए, जाति का लक्षण नहीं है, जाति का लक्षण नहीं है, अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्य या आनुवंशिकता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साम्य नहीं है। जाति अंतर्विवाह है, श्रम विभाजन है, आनुवंशिकता है, लेकिन साम्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 7वां, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता है,
भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीयों के लिए किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाता था। तो एक किया जाता था ऑप्शन नंबर डी विदेशियों के लिए। किसके लिए? ऑप्शन नंबर डी विदेशियों के लिए। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 8 देखिए। 8वां प्रश्न है, किस काल में वर्ण व्यवस्था मतलब जाति प्रथा वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गया? मतलब जिस जाति में लोग जन्म लेगा वही जाति हो गया। कब हो गया? ये हुआ ऑप्शन नंबर ए उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन पहले जो वर्ण व्यवस्था था वो जाति के आधार पर नहीं था, वंशानुगत नहीं था, वो कर्म के आधार पर था। किसके आधार पर था? वो कर्म के आधार पर था। 9वां नंबर प्रश्न को देखिए, गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक था? तो गोत्र है जो ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक उपजाति के समान पूर्वज, प्रत्येक उपजाति के समान पूर्वज जितने उसके सब को क्या कहते थे? गोत्र कहा जाता था। क्या कहते थे? गोत्र कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक सांस्कृतिक साहित्य विशेषकर महाकाव्यों पुराणों में हुआ? माने किस कबलाई जाति का वर्णन महाकाव्य पुराणों में हुआ? तो देखिए इसका सही आंसर है सभी। तो इसमें सभी में कौन आते हैं? आंध्र, पुलिंद, सबर। आंध्र, पुलिंद और सबर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है ऑप्शन नंबर डी स्मृतियों में। वर्णों के बारे में सर्वप्रथम जो वर्ण का अलंकार और वर्णकला अलंकार उसके बारे में, जातियों के बारे में कहाँ पे मिलता है? वो सबसे पहले मिलती है स्मृतियों में। प्रश्न संख्या 12 देखिए, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 37 वर्षों में। आगे प्रश्न देखिए 13 नंबर, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो ऑप्शन नंबर ए अंतर विवाह। जाति के मैंने गोत्र के अंदर विवाह करना ऑप्शन में अंतर विवाह कहलाता है। प्रश्न संख्या जो, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? जी बिल्कुल, प्राचीन काल में ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है हाँ। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुफा की दीवारों पर सातवाहन राजाओं की और रानियों की आकृतियां प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? द्रोण अद्वितीय तीरंदाज मतलब उसके जैसा कोई नहीं हो, किसे बनाना चाहते थे? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन को बनाना चाहते थे। किसको बनाना चाहते थे? अर्जुन को। जो द्रोण थे, द्रोणाचार्य द्रोण थे जो अद्वितीय तीरंदाज अर्जुन को बनाना चाहते थे। किसको बनाना चाहते थे? ऑप्शन नंबर अर्जुन को। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, मनुस्मृतियों में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है, जिसे भीष्म पितामह भी कहते हैं। भीष्म को जाना जाता है जिसे भीष्म पितामह भी कहते हैं। 19वां नंबर प्रश्न को देखिए, महाभारत के आदि पर के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है?
महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो 102वें अध्याय में। कितने अध्याय में? 102वें अध्याय में किया गया है। 20वां देखिए, अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? ऑप्शन नंबर बी होगा विचित्रवीर की। ऑप्शन नंबर बी, विचित्रवीर की पत्नियां का नाम था अंबा अंबालिका। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। ऑप्शन नंबर डी सभी, पांडु, विदुर, धृतराष्ट्र। पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों। अगला देखिए प्रश्न 22 नंबर, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो पुत्र था वो भीम के था। किसके थे? भीम के। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23, भीम ने हिंडिवा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? हिंडिवा एक राक्षसनी थी, उनके साथ कौन सा विवाह किए थे? तो वो गंधर्व विवाह। ऑप्शन नंबर बी, भीम ने हिंडिवा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो ये था गंधर्व विवाह। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी का शादी सभी से हुआ था। तो अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, पांचों से विवाह हुआ था द्रौपदी का। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 25 नंबर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद्भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो ये द्वितीय अध्याय में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, श्रीमद्भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? श्रीमद्भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार किए? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी सभी। यानी तीनों ने इन पर विचार किए थे कि इनमें जो महत्व है, जो महत्व बातें हैं वो बिल्कुल ही सत्य है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 27 को, ब्राह्मण वंशीय सतवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध में किस वंश के साथ जोड़े? मैंने वह जो विवाह किए सतकर्णी ने वो किस के साथ किए? वो किए थे ऑप्शन नंबर ए शक के साथ। किसके साथ किए थे विवाह? शक के साथ किए थे। अगला है 28वां नंबर प्रश्न है, महाभारत ने किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शांति पर्व। ऑप्शन नंबर सी शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शूद्र का। किसका? शूद्र का। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 30वां, चंडाल आश्रित माने जाते हैं। चंडाल आश्रित माने जाते हैं। जब भी नगर में आते थे उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? यह था फहियान का। कथन किसका है? फहियान का। जो गुप्त फहियान किसके शासनकाल में आए थे? तो फहियान गुप्त काल के शासनकाल में आए थे, है ना। तो इसमें फिर से सुनिए, चंडाल अश्रीफ माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। अगला प्रश्न देखिए, दुर्योधन
की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी गंधारी। दुर्योधन की माँ का क्या नाम था? गंधारी था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? निम्न में से गीता मैंने भक्ति टीका मराठी भाषा में किसने लिखा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मनेश्वर ने। ऑप्शन नंबर डी किसने? मनेश्वर ने। अगला जो आपका चैप्टर आता है वह है विचारक, विश्वास और इमारतें और सांस्कृतिक विकास। अगर चैप्टर आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरा प्रश्न को देखिए, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंध है? जो सांची का स्तूप है वो किस धर्म से संबंध है? तो सांची का स्तूप ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न को देखिए, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई? तो चौथी जो हुई थी कनिष्क के शासन काल में हुई थी। किसके शासन में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या चौथा, स्तूप शब्द किस धर्म से में है? जो स्तूप शब्द का संबंध है वो किस धर्म से है? तो स्तूप का भी संबंध बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य है किस धर्म का? तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का है। किसका है? बौद्ध धर्म का है। अगला देखिए प्रश्न संख्या छठा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को बोध गया में। कहाँ? बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी के किनारे उन्हें महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी के किनारे हुई थी। अगला प्रश्न को देखिए 7वां, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से। श्वेतांबर जो होते हैं वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर जो होते हैं वो कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। दोनों क्या है? जो दोनों का संबंध जैन धर्म से है। अगला देखिए 8वां प्रश्न है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से है? तो हीनयान और महायान का जो संबंध है ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। किससे? बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न क्या है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक। किसका? गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। 10वां नंबर प्रश्न को देखिए, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। जो त्रिपिटक की जो रचना हुई ऑप्शन नंबर बी महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद। निर्माण मतलब जब इनकी मृत्यु हुई थी उनके बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। अगला प्रश्न को देखिए 11 नंबर प्रश्न है, सुत विभग खंधका परिवार ये तीनों भाग हैं। ये जो तीनों जो भाग हैं ऑप्शन नंबर ए विनय पिटक के भाग हैं। सुत विभग, खंधका और परिवार। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं? निम्न में से किस वेद में? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इसमें किसमें है जो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर
ए ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न को 13 नंबर प्रश्न है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया क्या जोड़ा? तो नया जोड़े थे ब्रह्म वर्चस्व। ब्रह्म वर्चस्व को जोड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद है जो अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, मैंने किस में कहता है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है? ऑप्शन नंबर बी कौशितकी। ऑप्शन नंबर बी कौशितकी उपनिषद का कौशितकी उपनिषद का मुख्य विषय आत्मा का पुनर्जन्म। अगला देखिए 16 प्रश्न, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? ए सम्यक दृष्टि, बी सम्यक वाक, सी सम्यक चरित्र और सम्यक स्मृति। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्यक चरित्र नहीं था। सम्यक चरित्र नहीं था। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 17, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी पाली में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? ऑप्शन नंबर बी पाली में लिखे गए थे। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो बुद्ध के जो उपदेशों का संकलन है ऑप्शन नंबर डी विनय पिटक में। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है ऑप्शन नंबर डी विनय पिटक में। 19वां नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सर्वप्रथम भारत आया था? निम्नलिखित विद्वानों में कौन सर्वप्रथम भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर डी फाहियान ने सर्वप्रथम भारत आया था। अगला देखिए प्रश्न 20वां, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? देखिए यहां से दो क्वेश्चन रहेगा। सर्वप्रथम कि बुद्ध ने सर्वप्रथम प्रवचन कहां दिया? तो बुद्ध ने जो सर्वप्रथम प्रवचन दिया वो सारनाथ में दिए और जो सारनाथ में प्रवचन दिए वो क्या कहलाया? तो ऑप्शन नंबर बी धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी धर्म चक्र परिवर्तन। 21वां नंबर प्रश्न को देखिए, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। परिनिर्वाण मतलब होता है इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में। कहाँ बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। इसमें ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, जब भगवान महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसे क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला देखिए 22 नंबर, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया ऑप्शन नंबर बी पाली में। ऑप्शन नंबर बी पाली में। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ माने किस सदी में हुआ? तो इसका सही जो 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध मत और जैन मत का उदय हुआ। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख कराता है? निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करवाता है? तो ऑप्शन नंबर बी अभिधम पिटक। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16
जनपद। कितने थे उसमें? बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 16 जनपद। कितने जनपद? 16 जनपद का उल्लेख मिलता है। कितने जनपद का उल्लेख मिलता है? 6 जनपद का उल्लेख मिलता है। कितने जनपद? फिर से देखिए इस प्रश्न को, इसका आंसर होगा 6 जनपद। कितने जनपद? 6 जनपद का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 26 देखिए, कहता है बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है। कितने आता है? 6 महानगरों का, यानी 6 जनपदों का आता है। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? राजगिरी, चंपा, काशी, श्रावस्ती। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, काशी और श्रावस्ती का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? यानी ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। और हड़प्पावासी किसकी पूजा करते थे? मातृशक्ति और शिव की पूजा करते थे। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 28, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? उत्तर वैदिक काल तक किसकी पूजा होने लगी? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होने लगी। 29 नंबर प्रश्न को देखिए, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष ने। ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, रायसेन में। ऑप्शन नंबर बी, रायसेन में स्थित है। 31 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो इसमें जो सभी थे वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंद थे, उपाली, कश्यप, सारिपुत्र और गौदरलायन, ये सभी क्या थे? गौतम बुद्ध के शिष्य थे। यानी ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। 32 नंबर प्रश्न को देखिए, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई? किसके शासन काल में हुई? तो ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में प्रथम चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुआ। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 33, सलेखन कायाक्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो जैन धर्म में। सलेखन के द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म में। अगला प्रश्न देखिए, नाथ मुनि का संबंध किस से है? तो नाथ मुनि का संबंध ऑप्शन नंबर डी, वैष्णव धर्म से है। नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी, वैष्णव धर्म से है। 35 नंबर प्रश्न को देखिए, कालिदास, भवभूति, सुबंधु, बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म के। कालिदास, भवभूति, सुबंधु, बाणभट्ट ये सभी थे जो ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म के अनुयायी थे। 36 नंबर प्रश्न को देखिए, अम्पार, सुंदरमूर्ति एवं नंदन, अपार, सुंदरमूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही जो है होगा ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म से। अपार, सुंदरमूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो ऑप्शन नंबर सी, शैव मत से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर सी, कपालिक। ऑप्शन नंबर सी, कपालिक संप्रदाय का उल्लेख है भवभूति के मालती माधव में। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? ऑप्शन नंबर डी, पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में। किसमें? कादम्बरी ग्रंथ में।
ऑप्शन देखिए, अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 39। वीरशैव यानी लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था? वीरशैव यानी लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था? तो बासवन्ना। ऑप्शन नंबर सी कौन होगा? बासवन्ना। 40 नंबर प्रश्न को देखिए, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने ऑप्शन नंबर डी 84,000 स्तूप बनाए। 41 नंबर को प्रश्न को देखिए, हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? तो हीनयानी जो पुस्तकें हैं ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा में है, क्योंकि हीनयानी पुस्तकें जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म का जो पुस्तकें हैं मुख्य रूप से पाली भाषा में ही लिखी गई है। 42 नंबर प्रश्न को देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो हम महावीर का जन्म ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन वैशाली में, कुंडलवन वैशाली में महावीर का जन्म हुआ। अगला प्रश्न को देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आगे है 44 नंबर प्रश्न, तृतीया बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीया बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला हुआ राजगीर में, चौथा हुआ कुंडलवन में, दूसरा हुआ वैशाली में और तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 45 है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी कपिलवस्तु में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। इनके बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये सभी प्रश्न को याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी की पुत्री अनुजिया, महावीर स्वामी की पुत्री अनुजिया प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जमाली के साथ। महावीर स्वामी की पुत्री अनुजिया का प्रियदर्शनी का विवाह जमाली के साथ हुआ। और अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगला पार्ट बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन, लाइक सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आप सभी को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।